कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो एक साथ कलाकार भी था, वैज्ञानिक भी, इंजीनियर भी और दार्शनिक भी, जिसने मोनालिसा जैसी अमर कृति बनाई, लेकिन साथ ही हेलीकॉप्टर और टैंक के डिजाइन्स भी बनाए 500 साल पहले। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं लियोनार्डो दा विंची की। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है किताबों से सीखा में। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वॉल्टर आइजैक्सन की मास्टरपीस बायोग्राफी लियोनार्डो दा विंची। एक ऐसे किताब जो हमें दिखाती है कि क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी मिलकर कैसे एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती हैं। लियोनार्डो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं था, वो था एक कंप्लीट रेनेसांस मैन। उसकी नोटबुक्स में आपको मिलेंगे फ्लाइंग मशीन्स के स्केचेस, ह्यूमन एनाटॉमी के डिटेल ड्राइंग्स, वाटर फ्लो के स्टडीज और हाँ, उसकी फेमस मिरर राइटिंग भी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लियोनार्डो कभी भी फॉर्मली एजुकेटेड नहीं था। न तो उसे लैटिन आती थी, ना ही मैथमेटिक्स की प्रॉपर ट्रेनिंग थी। फिर भी वो बना हिस्ट्री का सबसे वर्सेटाइल जीनियस। तो क्या था लियोनार्डो के अंदर ऐसा जादू? क्यों आज भी 500 साल बाद हम उसकी क्रिएटिविटी से इंस्पायर्ड होते हैं? आइए लियोनार्डो के साथ इस फैसिनेटिंग जर्नी पर चलते हैं और जानते हैं उन सीक्रेट्स को जो एक सिंपल क्यूरियोसिटी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस में बदल देती हैं। अध्याय 1। 15 अप्रैल 1452 की रात इटली के छोटे से गांव विंची में एक बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे के पिता सर पिएरो एक नोटरी थे, यानी एक रिस्पेक्टेड लॉयर, और मां कैथलीना एक सिंपल पेजेंट गर्ल। लेकिन यहाँ कैच ये था कि ये दोनों मैरिड नहीं थे। लियोनार्डो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड था, जिसे उस जमाने में बास्टर्ड कहा जाता था। आज के जमाने में ये नॉर्मल लग सकता है, लेकिन 15th सेंचुरी के इटली में ये बहुत बड़ी बात थी। इलेजिटिमेट चिल्ड्रन को सोसाइटी में लोअर स्टेटस मिलता था। वो अपने पिता की प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकते थे, प्रेस्टिजियस गिल्ड्स में ज्वाइन नहीं हो सकते थे और यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी नहीं ले सकते थे। लेकिन वॉल्टर आइजैक्सन एक फैसिनेटिंग पॉइंट बनाते हैं। शायद यही डिसएडवांटेज लियोनार्डो के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज बन गया, क्योंकि जब आप ट्रेडिशनल पाथ फॉलो नहीं कर सकते तो आप अपना खुद का पाथ बनाते हैं। लियोनार्डो के पिता ने उसे अपने साथ फ्लोरेंस ले जाकर अपने दादा के साथ रखा। यहां छोटे लियोनार्डो की परवरिश हुई बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के। वो लैटिन नहीं सीखा, जो उस जमाने में एजुकेटेड लोगों की भाषा थी। मैथमेटिक्स की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली, क्लासिकल लिटरेचर नहीं पढ़ी। लेकिन इसके बदले में उसे मिला कुछ और, अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जबकि दूसरे बच्चे बुक्स में एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स की थियरीज पढ़ रहे थे, लियोनार्डो नेचर को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहा था। वो पेड़ों की लीव्स को देखता था, बर्ड्स की फ्लाइट पैटर्न स्टडी करता था, वाटर के फ्लो को समझने की कोशिश करता था। आइजैक्सन बताते हैं कि लियोनार्डो की सबसे पहली मेमोरी भी बर्ड से रिलेटेड है। उसे याद था कि जब वो पालने में पड़ा था तो एक काइट यानी एक प्रकार का बर्ड आया और उसकी लिप्स को अपनी टेल फेदर्स से टच किया। चाहे ये रियल मेमोरी हो या इमेजिनेशन, लेकिन ये शोज करती है कि छोटी उम्र से ही लियोनार्डो का माइंड फ्लाइंग और फ्रीडम के कॉन्सेप्ट से फैसिनेटेड था। लियोनार्डो के ग्रैंडफादर भी उस पर बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालते थे। वो एक प्रैक्टिकल मैन थे जो एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड थे। उन्होंने लियोनार्डो को नेचर की प्रैक्टिकल नॉलेज दी, कैसे क्रॉप्स ग्रो करते हैं, कैसे वाटर इरिगेशन वर्क करती है, कैसे डिफरेंट सीजन्स में नेचर चेंज होती है। यही वो फाउंडेशन था जिसने लियोनार्डो को एक यूनिक पर्सपेक्टिव दिया। जहां ट्रेडिशनल स्कॉलर्स बुक्स से नॉलेज लेते थे, वहीं लियोनार्डो डायरेक्टली नेचर से सीखता था। जहां दूसरे अथॉरिटीज को फॉलो करते थे, वहीं लियोनार्डो अपने ऑब्जर्वेशंस पर ट्रस्ट करता था। और यहीं से शुरू हुई लियोनार्डो की वो फेमस मोटो, ऑस्टेनाटो रिगोरे, यानी परसिस्टेंट रिगर या रिलेंटलेस क्यूरियोसिटी। वो कभी भी किसी चीज को सरफेस लेवल पर एक्सेप्ट नहीं करता था, हमेशा डीपर डिग करता था। उदाहरण के लिए, अगर उसे कोई फ्लावर दिखता तो वो सिर्फ उसकी ब्यूटी देखकर नहीं रह जाता था। वो उसकी पेटल्स की स्ट्रक्चर स्टडी करता, उसके स्टेम में वाटर कैसे फ्लो होता है ये देखता, उसके लीव्स की ज्योमेट्री एनालाइज करता। यही अप्रोच लेटर में उसकी सभी मास्टरपीसेस की फाउंडेशन बनी, चाहे वो आर्ट हो, साइंस हो या इंजीनियरिंग।
लेकिन क्या ये इलेजिटिमेट बर्थ वाकई में लियोनार्डो के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था? क्या अगर उसे ट्रेडिशनल एजुकेशन मिली होती तो क्या वो इतना क्रिएटिव हो पाता? और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे एक छोटे से गांव का ये लड़का रेनेसांस के सबसे पावरफुल सिटी फ्लोरेंस में अपनी पहचान बनाने वाला था? अध्याय 2। 1464 में जब लियोनार्डो केवल 12 साल का था, उसके पिता सर पियरो ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। वे लियोनार्डो को अपने साथ फ्लोरेंस ले गए, उस जमाने की सबसे वाइब्रेंट और आर्टिस्टिक सिटी। फ्लोरेंस उस समय रेनेसा का दिल था, जहां आर्ट, कल्चर और कॉमर्स का अद्भुत मिश्रण था। लेकिन फ्लोरेंस में जाना आसान नहीं था। यह शहर गिल्ड्स द्वारा कंट्रोल होता था, यानी प्रोफेशनल एसोसिएशंस, जो डिसाइड करती थी कि कौन क्या काम कर सकता है। और यहां फिर से लियोनार्डो की इलेजिटिमेट स्टेटस एक प्रॉब्लम बनी। वो अपने पिता के नोटरी प्रोफेशन में नहीं जा सकता था, क्योंकि नोटरी गिल्ड इलेजिटिमेट चिल्ड्रन को एक्सेप्ट नहीं करती थी। लेकिन आर्ट की दुनिया थोड़ी अलग थी। यहां टैलेंट ट्रेडिशनल बर्ड स्टेटस से ज्यादा मैटर करती थी। सर पियरो ने देखा था कि उसके बेटे में कुछ खास आर्टिस्टिक एबिलिटी है। लियोनार्डो अक्सर एनिमल्स और लैंडस्केप्स के स्केचेस बनाया करता था और उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स एक्सेप्शनल थीं। तो सर पियरो ने लियोनार्डो को सबसे प्रेस्टिजियस आर्ट वर्कशॉप में एडमिशन दिलवाया, एंड्रिया डेल वरोचियो का वर्कशॉप। वरोचियो उस जमाने के सबसे रिस्पेक्टेड मास्टर आर्टिस्ट्स में से एक था। उसका वर्कशॉप सिर्फ एक आर्ट स्टूडियो नहीं था, बल्कि एक कंप्लीट क्रिएटिव लेबोरेटरी था, जहां स्कल्पचर, पेंटिंग, गोल्डस्मिथिंग और इंजीनियरिंग सब कुछ होता था। यहां लियोनार्डो की असली एजुकेशन शुरू हुई। वर्कशॉप में अप्रेंटिसशिप का सिस्टम था। नए स्टूडेंट्स को गर्जोन कहते थे, फिर वे डिसाइपली बनते और फाइनली माइस्त्री। लियोनार्डो ने सबसे नीचे से शुरुआत की, ब्रशेस साफ करना, कलर्स ग्राइंड करना, कैनवस तैयार करना। लेकिन लियोनार्डो एक ऑर्डिनरी अप्रेंटिस नहीं था। जहां दूसरे स्टूडेंट्स केवल मास्टर की टेक्निक्स कॉपी करते थे, वहीं लियोनार्डो हर चीज को क्वेश्चन करता था। ये कलर क्यों इस तरह बिहेव करता है? लाइट क्यों ऑब्जेक्ट्स पर इस एंगल से फॉल करती है? ह्यूमन आई कैसे डेप्थ को परसीव करती है? विरोचियो जल्दी ही समझ गया कि लियोनार्डो स्पेशल है। उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स असाधारण थीं। जहां दूसरे स्टूडेंट्स सिर्फ सरफेस देखते थे, लियोनार्डो स्ट्रक्चर्स, पैटर्न्स और अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स देखता था। वर्कशॉप में लियोनार्डो को पहली बार प्रॉपर आर्टिस्टिक टेक्निक सीखने को मिली। उसने सीखा कि कैसे डिफरेंट मटेरियल्स, ऑयल पेंट्स, टेम्पेरा, ब्रॉन्ज, मार्बल के साथ वर्क करना है। उसने ज्योमेट्री और प्रोपोर्शन की इंपॉर्टेंस समझी। सबसे इंपॉर्टेंट, उसने कोलैबोरेटिव वर्किंग का एक्सपीरियंस पाया। क्योंकि विरोचियो का वर्कशॉप एक टीम एफर्ट था। बड़े प्रोजेक्ट्स में मल्टीपल आर्टिस्ट्स मिलकर वर्क करते थे। लियोनार्डो ने यहां देखा कि कैसे इंजीनियरिंग और आर्ट कंबाइन हो सकते हैं। वर्कशॉप में स्कल्पचर्स के लिए कॉम्प्लेक्स पुली सिस्टम्स बनाए जाते थे, आर्किटेक्चरल मॉडल्स डिजाइन किए जाते थे और मैकेनिकल डिवाइसेस भी बनाए जाते थे। यहीं पर लियोनार्डो की फेमस स्फुमाटो टेक्निक की फाउंडेशन पड़ी। स्फुमाटो का मतलब है स्मोक के जैसा सॉफ्ट हेजी इफेक्ट। लियोनार्डो ने ऑब्जर्व किया कि रियल लाइफ में शार्प एजेस नहीं होते, लाइट और शैडो ग्रेजुअली ब्लेंड होते हैं। ये ऑब्जर्वेशन लेटर में मोनालिसा की मिस्टीरियस स्माइल का सीक्रेट बनी। वर्कशॉप में लियोनार्डो को अपना पहला मेजर प्रोजेक्ट भी मिला। वेरोचियो को द बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट नाम की पेंटिंग का कमीशन मिला था। मास्टर ने लियोनार्डो को इसमें एक एंजल पेंट करने को कहा, और यहीं हुआ कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी। लियोनार्डो ने जो एंजल बनाया वो इतना रियलिस्टिक और ब्यूटीफुल था कि कहा जाता है कि विरोचियो ने अपने ब्रशेस परमानेंटली रख दिए और कहा कि उसका स्टूडेंट अब उससे बेहतर आर्टिस्ट बन गया है। चाहे ये स्टोरी ट्रू हो या लेजेंड, लेकिन इतना पक्का है कि लियोनार्डो की टैलेंट इस प्रोजेक्ट के बाद सबको क्लियर हो गई थी। विरोचियो की वर्कशॉप में लियोनार्डो ने सिर्फ आर्टिस्टिक टेक्निक्स नहीं सीखी, बल्कि एक कंप्लीट वर्ल्ड व्यू मिला। यहां आर्ट सिर्फ ब्यूटी क्रिएट करने के लिए नहीं था, बल्कि नॉलेज गेन करने का मीडियम था। हर पेंटिंग एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट थी, हर स्कल्पचर एक इंजीनियरिंग चैलेंज। यही अप्रोच लियोनार्डो को लाइफ लॉन्ग मिली। आर्ट और साइंस को अलग अलग फील्ड्स के रूप में नहीं, बल्कि एक ही ट्रूथ के डिफरेंट एक्सप्रेशंस के रूप में देखना। लेकिन क्या होता अगर लियोनार्डो एक ट्रेडिशनल एकेडमिक एजुकेशन लेता बजाय इस हैंड्स ऑन वर्कशॉप एक्सपीरियंस के? क्या उसकी क्रिएटिविटी इतनी फ्लरिश हो पाती? और इस वर्कशॉप एक्सपीरियंस ने लियोनार्डो के फ्यूचर मास्टरपीसेस के लिए कैसे फाउंडेशन तैयार की? अध्याय 3।
सन 1472 में लियोनार्डो केवल 20 साल का था, लेकिन उसकी नज़र में पहले से ही कुछ अलग था। जब दूसरे कलाकार किसी चीज़ को देखते थे तो वे उसकी सुंदरता देखते थे, लेकिन लियोनार्डो उसकी संरचना देखता था। वो रंगों को सिर्फ रंगों के रूप में नहीं देखता था, वो देखता था कि प्रकाश कैसे उन रंगों को जन्म देता है। उस जमाने के अधिकतर चित्रकार पारंपरिक तरीकों से काम करते थे। वे पुराने गुरुओं की नकल करते थे और उन्हीं तकनीकों को दोहराते रहते थे। लेकिन लियोनार्डो का दिमाग अलग था। वो हर चीज को समझना चाहता था। क्यों आकाश नीला दिखता है? क्यों दूर के पहाड़ धुंधले नजर आते हैं? क्यों पानी में देखने पर चीजें टेढ़ी लगती हैं? इसी जिज्ञासा ने लियोनार्डो को एक क्रांतिकारी खोज की ओर ले गया। उसने देखा कि वास्तविकता में कोई भी रेखा बिल्कुल तेज नहीं होती। हर चीज का किनारा थोड़ा धुंधला होता है, क्योंकि प्रकाश और हवा के कारण सब कुछ आपस में मिल जाता है। यही उसकी प्रसिद्ध स्फुमातो तकनीक का जन्म था। स्फुमातो का मतलब है धुएं की तरह, जहां रंग और छाया इतनी मुलायमता से मिलते हैं कि आप उनकी सीमा नहीं बता सकते। यह तकनीक बाद में मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान का राज बनी। लियोनार्डो ने यह भी देखा कि मानव आंख कैसे काम करती है। उसने समझा कि दृष्टि सिर्फ देखना नहीं है, ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें मस्तिष्क भी शामिल है। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारी आंख सिर्फ प्रकाश की किरणें पकड़ती है, लेकिन हमारा दिमाग उसे एक पूरी तस्वीर में बदल देता है। इस समझ के कारण लियोनार्डो के चित्र दूसरों से अलग होने लगे। वो केवल वही नहीं बनाता था जो दिखाई देता था, बल्कि वही बनाता था जो महसूस होता था। उसके चेहरों में जीवन था, उसके पेड़ों में हवा का स्पर्श था, उसके पानी में गति थी। लियोनार्डो की एक और अद्भुत खासियत थी, वो बाएं हाथ से लिखता था, और वो भी उल्टी दिशा में। यानी जो आमतौर पर लोग बाएं से दाएं लिखते हैं, वो दाएं से बाएं लिखता था। इसे पढ़ने के लिए आपको शीशे की जरूरत होती थी। ये उसकी गुप्त लेखन शैली नहीं थी, बल्कि उसके लिए ये सबसे प्राकृतिक तरीका था। उसकी डायरियों में हजारों पन्ने हैं जो इसी तरह लिखे गए हैं, और इन डायरियों में क्या है? अविश्वसनीय चीजें। पक्षियों के उड़ने का तरीका, पानी की धारा का व्यवहार, मानव शरीर की संरचना, मशीनों के नक्शे और कलाकारी की तकनीकें। लियोनार्डो का मानना था कि कलाकार को सब कुछ समझना चाहिए। यदि आप एक घोड़े का चित्र बनाना चाहते हैं तो आपको घोड़े की हड्डियों की संरचना जाननी चाहिए। यदि आप पानी बनाना चाहते हैं तो आपको समझना चाहिए कि पानी कैसे बहता है। यदि आप एक चेहरा बनाना चाहते हैं तो आपको जानना चाहिए कि मांसपेशियां कैसे काम करती हैं। इसी सोच के कारण लियोनार्डो ने मृत शरीरों का विच्छेदन शुरू किया। उस जमाने में यह बहुत खतरनाक और विवादास्पद काम था। चर्च इसे पाप मानता था और कानून भी इसकी अनुमति नहीं देता था। लेकिन लियोनार्डो का जुनून इतना तीव्र था कि वो रात के अंधेरे में छुप छुप कर यह काम करता था। उसने 30 से अधिक मृत शरीरों का विच्छेदन किया और मानव शरीर की सबसे सटीक तस्वीरें बनाई जो उस जमाने में किसी ने नहीं बनाई थीं। उसके चित्रों में हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क और मांसपेशियों की इतनी सही जानकारी थी कि आज भी डॉक्टर उन्हें देखकर हैरान होते हैं। लेकिन लियोनार्डो के लिए यह सब केवल ज्ञान के लिए नहीं था। वो इस ज्ञान को अपनी कलाकृतियों में इस्तेमाल करता था। उसके द्वारा बनाए गए हाथ इतने जीवंत लगते थे कि लगता था वो हिल रहे हैं। उसके चेहरों में इतनी गहराई थी कि लगता था वे सोच रहे हैं। लेकिन क्या लियोनार्डो की ये वैज्ञानिक सोच उसकी कलाकारी के लिए वरदान थी या अभिशाप? क्या इतना विस्तार में जाना उसकी रचनाओं को बेहतर बनाता था, या वो कभी-कभी इसमें इतना खो जाता था कि अपने काम पूरे ही नहीं कर पाता था? अध्याय 4। सन 1503 में लियोनार्डो को एक छोटा सा काम मिला। फ्लोरेंस के एक अमीर रेशम व्यापारी फ्रांचेस्को डेल जियोकोंडो ने उससे कहा कि वो उसकी पत्नी लीसा गिरार्डिनी का चित्र बनाए। ये एक सामान्य काम था। उस समय अमीर लोग अपनी पत्नियों के चित्र बनवाना फैशन समझते थे। लियोनार्डो ने सोचा होगा कि ये कुछ महीनों का काम है, पैसे मिल जाएंगे और बात खत्म। लेकिन ये चित्र कुछ और ही बन गया। लियोनार्डो ने इसे 4 साल तक बनाया और फिर भी इसे पूरा नहीं माना। वो इस चित्र को अपने साथ लेकर इटली से फ्रांस तक गया और जीवन भर इसमें छोटी छोटी चीजें बदलता रहा। मोनालिसा की सबसे बड़ी खासियत है उसकी मुस्कान। लेकिन ये मुस्कान इतनी खास क्यों है? लियोनार्डो ने इसे बनाने के लिए अपनी स्फुमाटो तकनीक का इस्तेमाल किया। उसने होंठों के कोनों को इतनी बारीकी से बनाया कि आप ये नहीं बता सकते कि वो मुस्कुरा रही है या नहीं। जब आप सीधे उसके होंठों को देखते हैं तो मुस्कान
गायब लग जाती है, लेकिन जब आप उसकी आंखों को देखते हैं तो मुस्कान वापस आ जाती है। ये जादू कैसे होता है? लियोनार्डो ने इंसानी आंख की कमजोरी को समझा था। हमारी आंख के बीच में तेज दृष्टि होती है, लेकिन किनारों में धुंधली। जब हम किसी चीज को सीधे देखते हैं तो हमारी परिधीय दृष्टि उसके आसपास की चीजों को धुंधला दिखती है। लियोनार्डो ने इसी सिद्धांत का फायदा उठाया। मोनालिसा की आंखें भी अद्भुत हैं। लगता है जैसे वे आपका पीछा कर रही हैं। आप कमरे में कहीं भी खड़े हों, उसकी नज़र आप पर ही टिकी रहती है। ये भी लियोनार्डो की गणित की समझ का कमाल है। उसने आंखों को बिल्कुल सामने की दिशा में बनाया है, जिससे देखने वाले को लगता है कि वो उसे ही देख रही है। लेकिन मोनालिसा सिर्फ तकनीक का कमाल नहीं है। लियोनार्डो ने इसमें अपनी सभी समझ डाली है। उसने लीसा के चेहरे की मांसपेशियों का बारीक अध्ययन किया था। वो जानता था कि कौन सी मांसपेशी खुशी के समय हिलती है, कौन सी उदासी के समय। उसने इन सभी भावनाओं को एक साथ मिलाकर एक ऐसा चेहरा बनाया जो हजारों भावनाओं को अपने अंदर समेटे हुए है। पेंटिंग की पृष्ठभूमि भी कम दिलचस्प नहीं है। लियोनार्डो ने पीछे एक काल्पनिक पहाड़ी इलाका बनाया है जहां नदियां, पुल और रास्ते हैं। ये दृश्य कहीं का नहीं है। ये लियोनार्डो के दिमाग की उपज है। उसने अलग अलग जगहों से देखे गए दृश्यों को मिलाकर एक आदर्श प्राकृतिक दुनिया बनाई है। रंगों का चुनाव भी बहुत सोच समझकर किया गया है। लियोनार्डो ने मुख्यतः भूरे, हरे और नीले रंगों का इस्तेमाल किया है। ये रंग आंखों पर कोमल लगते हैं और लंबे समय तक देखने पर थकान नहीं होती। उसने चमकीले रंगों से बचा है क्योंकि वे ध्यान भटकाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि लियोनार्डो ने यह चित्र कभी फ्रांचेस्को डेल जियोकोंडो को नहीं दिया। वो इसे अपने पास रखता रहा। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसे लगता था यह अभी भी अधूरा है। कुछ का मानना है कि वो उससे इतना प्रेम करने लगा था कि देना ही नहीं चाहता था। जब लियोनार्डो 1519 में फ्रांस में मरा तो मोनालिसा उसके पास ही था। फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम ने इसे खरीद लिया और यह शाही संग्रह का हिस्सा बन गया। सदियों तक ये फ्रांसीसी महलों में टंगा रहा। लोग इसे देखते थे, पसंद करते थे, लेकिन ये अभी भी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग नहीं था। मोनालिसा की असली प्रसिद्धि 1911 में शुरू हुई जब इसे लूव्र संग्रहालय से चुरा लिया गया। 2 साल तक ये गायब रहा। इस दौरान अखबारों ने इसकी इतनी चर्चा की कि पूरी दुनिया इसे जानने लगी। जब ये मिला तो ये पहले से कहीं ज्यादा प्रसिद्ध हो चुका था। आज मोनालिसा को देखने के लिए हर दिन हजारों लोग लूव्र जाते हैं, लेकिन क्या वे वही देख रहे हैं जो लियोनार्डो ने बनाया था? क्या एक छोटे से कमरे में बना यह चित्र वाकई में इतनी महानता के लायक है, या ये सिर्फ प्रचार का कमाल है? अध्याय 5। लियोनार्डो के लिए कलाकारी सिर्फ सुंदर चीजें बनाना नहीं था। वो मानता था कि सच्चा कलाकार बनने के लिए पहले प्रकृति का सच्चा विद्यार्थी बनना पड़ता है, और लियोनार्डो इस मामले में अद्वितीय था। वो केवल देखता नहीं था, बल्कि समझने की कोशिश करता था कि चीजें क्यों वैसी हैं जैसी हैं। उसकी हजारों पन्नों की डायरी में आपको मिलेंगे अविश्वसनीय अवलोकन। पक्षियों के उड़ने का तरीका, पानी की बूंदों का आकार, बादलों का बनना और बिगड़ना, पेड़ों की पत्तियों का क्रम, कुछ भी उसकी निगाह से नहीं बचता था। लियोनार्डो का मानना था कि प्रकृति में कोई भी चीज बिना कारण नहीं है। हर चीज का एक तर्क है, एक व्यवस्था है। उसने देखा कि पत्तियां पेड़ों पर एक खास क्रम में लगती हैं ताकि सभी को धूप मिल सके। उसने समझा कि फूलों की पंखुड़ियों की संख्या में एक गणित है। उसने पाया कि शंख और सींग एक खास घुमावदार रेखा में बढ़ते हैं। ये घुमावदार रेखा, जिसे आज हम सुनहरा अनुपात या फिबोनाची श्रृंखला कहते हैं, लियोनार्डो के समय में बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन लियोनार्डो ने इसे प्रकृति में हर जगह देखा। मानव शरीर में, पेड़ों की शाखाओं में, नदियों के मोड़ में। पानी लियोनार्डो के लिए विशेष आकर्षण था। वो घंटों पानी के बहने को देखता रहता था। उसने समझा कि पानी हमेशा सबसे आसान रास्ता ढूंढता है। उसने देखा कि जब पानी किसी रुकावट से टकराता है तो वो भंवर बनाता है। उसने पाया कि पानी की गति और उसके आकार में गहरा रिश्ता है। लियोनार्डो के पानी संबंधी अवलोकन सिर्फ कलाकारी के लिए नहीं थे। उसने समझा कि पानी ही जीवन का आधार है। उसने नहरों के नक्शे बनाए, बांधों की योजना बनाई और पानी को ऊपर ले जाने के तरीके सोचे। उसके कई विचार आज की आधुनिक सिंचाई व्यवस्था में दिखाई देते हैं। लेकिन लियोनार्डो की सबसे बड़ी खोज थी मानव शरीर की संरचना।
जब वो मृत शरीरों का विच्छेदन करता था तो वो सिर्फ चित्र बनाने के लिए नहीं कर रहा था, वो समझना चाहता था कि जीवन कैसे काम करता है। उसने पाया कि हृदय एक पंप है जो खून को पूरे शरीर में भेजता है। ये खोज उस समय राजनैतिक थी क्योंकि लोग मानते थे कि खून शरीर में स्थिर रहता है। लियोनार्डो ने दिल की 4 कोठरियों का सही चित्र बनाया जो उस जमाने के डॉक्टरों के चित्रों से कहीं बेहतर था। उसने आंख की संरचना भी समझी। वो जानता था कि आंख में एक लेंस है जो प्रकाश को केंद्रित करता है। उसने समझा कि रेटिना पर उल्टी छवि बनती है लेकिन मस्तिष्क उसे सीधा कर देता है। ये ज्ञान उसकी पेंटिंग्स में दिखता है। उसके चित्र में प्रकाश और छाया का खेल बिल्कुल वैसा ही है जैसा वास्तविक जीवन में होता है। लियोनार्डो ने हवा का अध्ययन भी किया। वो समझता था कि हवा में भार होता है और ये दबाव डालती है। उसने देखा कि पक्षी हवा के सहारे उड़ते हैं, न कि उसे काट कर। ये समझ उसके उड़ने की मशीन के डिजाइन में दिखती है। उसके वैज्ञानिक अवलोकनों का सबसे अद्भुत हिस्सा ये था कि वो हर चीज को आपस में जोड़कर देखता था। उसके लिए पानी का बहना, खून का प्रवाह, हवा की गति और प्रकाश की किरणें सब एक ही प्राकृतिक नियम के अलग अलग रूप थे। लियोनार्डो अक्सर लिखता था, प्रकृति से सीखो क्योंकि वहां सभी सत्य छुपे हुए हैं। उसके लिए हर पत्ता एक शिक्षक था, हर बूंद एक गुरु। वो मानता था कि ईश्वर ने 2 किताबें बनाई हैं, एक धर्म ग्रंथ और दूसरी प्रकृति। और प्रकृति की किताब पढ़ने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं, सिर्फ आंखों की। इसी कारण लियोनार्डो के चित्र सिर्फ सुंदर नहीं हैं, बल्कि सच्चे हैं। जब वो एक फूल बनाता था तो वो उसकी जड़ों से लेकर पंखुड़ियों तक की पूरी कहानी जानता था। जब वो चेहरा बनाता था तो वो उसकी हर मांसपेशी और हर नस को समझता था। लेकिन क्या इतना गहरा ज्ञान लियोनार्डो के लिए बोझ भी बन गया था? क्या हर चीज को इतनी बारीकी से समझने की जरूरत के कारण वो कई काम अधूरे छोड़ देता था? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या लियोनार्डो का यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसे मानव शरीर की उन रहस्यमयी गहराइयों तक ले जा सकता था जहां कोई कलाकार पहले नहीं पहुंचा था? अध्याय 6। रात का समय था। मोमबत्तियों की धुंधली रोशनी में लियोनार्डो एक अंधेरे कमरे में बैठा था। उसके सामने एक मृत शरीर था। हवा में सड़ांध की गंध और डर का माहौल, लेकिन लियोनार्डो के हाथ स्थिर थे और आंखों में अद्भुत जिज्ञासा। वो जानता था कि वो कुछ ऐसा कर रहा है जो उसके समय में वर्जित था, खतरनाक था, लेकिन जरूरी भी था। उस जमाने में मृत शरीर का विच्छेदन करना केवल कानूनी अपराध नहीं था, बल्कि पाप भी माना जाता था। चर्च का मानना था कि मरने के बाद शरीर को बरकरार रखना चाहिए ताकि कयामत के दिन वो फिर से जी उठे। लेकिन लियोनार्डो के लिए मृत शरीर जीवन के रहस्यों की सबसे बड़ी किताब था। लियोनार्डो ने अपना पहला विच्छेदन तब किया जब वो 30 साल का था। ये एक बूढ़े व्यक्ति का शरीर था जो अस्पताल में मरा था। लियोनार्डो ने उससे बात की थी मरने से पहले। बूढ़े व्यक्ति ने कहा था कि वो बिना किसी दर्द के बहुत शांति से मर रहा है। लियोनार्डो हैरान था। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो जीवन और मृत्यु के बीच फर्क करती है? जब लियोनार्डो ने उस शरीर को खोला तो उसने पाया कि दिल की मुख्य नली में रुकावट थी। आज हम इसे हार्ट अटैक कहते हैं, लेकिन लियोनार्डो ने यह खोज 500 साल पहले की थी। उसने समझा कि जब दिल को खून नहीं मिलता तो वो काम करना बंद कर देता है। लियोनार्डो के विच्छेदन सिर्फ जिज्ञासा के लिए नहीं थे, वो हर अंग को समझना चाहता था। उसने पाया कि फेफड़े हवा को खून में मिलाने का काम करते हैं। उसने देखा कि किडनी खून को साफ करती है। उसने समझा कि लिवर भोजन को पचाने में मदद करता है। सबसे अद्भुत खोज थी दिल की। उस जमाने के डॉक्टर मानते थे कि दिल में 2 कोठरियां हैं, लेकिन लियोनार्डो ने पाया कि वास्तव में 4 कोठरियां हैं। उसने समझा कि दिल एक पंप है जो खून को फेफड़ों में भेजता है, वहां से साफ खून वापस लेता है और फिर पूरे शरीर में भेजता है। लियोनार्डो ने दिल के वाल्व भी खोजे। उसने देखा कि ये वाल्व खून को वापस जाने से रोकते हैं। उसने इसे समझने के लिए एक प्रयोग भी किया। उसने मृत दिल में मोम भरा और देखा कि वाल्व कैसे काम करते हैं। यह प्रयोग आधुनिक कार्डियक सर्जरी की नींव बना। लियोनार्डो का सबसे मुश्किल काम था मस्तिष्क को समझना। उसने खोपड़ी को बहुत सावधानी से खोला और मस्तिष्क के हर हिस्से का अध्ययन किया। उसने पाया कि मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से अलग अलग काम करते हैं। उसने स्पाइनल कॉर्ड को भी समझा और देखा कि यह मस्तिष्क को पूरे शरीर से जोड़ता है। गर्भवती महिलाओं के विच्छेदन से लियोनार्डो ने बच्चे के विकास को भी समझा।
उसने देखा कि बच्चा माँ के पेट में कैसे बढ़ता है। उसके चित्र इतने सटीक थे कि आज के अल्ट्रासाउंड से भी बेहतर दिखाते थे कि बच्चा गर्भ में कैसे होता है। लियोनार्डो की सबसे बड़ी खोज थी ये समझना कि शरीर एक मशीन की तरह है। हर हिस्से का अपना काम है और सभी मिलकर जीवन को चलाते हैं। उसने देखा कि मांसपेशियां कैसे हड्डियों को हिलाती हैं। उसने समझा कि नसें मस्तिष्क के संदेशों को पूरे शरीर में पहुंचाती हैं। लियोनार्डो के शरीर विज्ञान के चित्र उसकी कलाकारी को भी बेहतर बनाते गए। जब वो किसी का हाथ बनाता था तो वो जानता था कि उसके अंदर कौन सी हड्डियां हैं, कौन सी मांसपेशियां काम कर रही हैं। उसके चेहरों में इसीलिए इतनी जीवंतता थी क्योंकि वो जानता था कि भावनाएं चेहरे की मांसपेशियों को कैसे बदलती हैं। लियोनार्डो ने कुल मिलाकर 30 से ज्यादा शरीरों का विच्छेदन किया। उसके पास 500 से ज्यादा शरीर विज्ञान के चित्र थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उसने अपनी खोजें कभी प्रकाशित नहीं कराईं। वे उसकी व्यक्तिगत डायरियों में ही रह गईं। अगर लियोनार्डो अपनी खोजें प्रकाशित करा देता तो चिकित्सा विज्ञान में 200 साल पहले ही क्रांति आ जाती। लेकिन शायद वो इतना आगे का था कि उसके समय के लोग उसे समझ ही नहीं पाते। लेकिन क्या लियोनार्डो का ये ज्ञान सिर्फ चिकित्सा तक सीमित था? क्या उसने इसी जानकारी का उपयोग करके ऐसी मशीनें बनाने की सोची थीं जो इंसानों की तरह काम कर सके? और सबसे दिलचस्प सवाल, क्या लियोनार्डो ने कभी सोचा था कि इंसान भी उड़ सकता है? अध्याय 7। लियोनार्डो अक्सर आसमान की तरफ देखता रहता था। पक्षियों को उड़ते देखकर वो सोचता था, अगर ये छोटा सा पंछी हवा में तैर सकता है तो इंसान क्यों नहीं? ये सवाल उसे रात दिन परेशान करता था। और लियोनार्डो जब किसी चीज के बारे में सोचना शुरू करता था तो वो तब तक नहीं मानता था जब तक उसका जवाब न मिल जाए। उसने पक्षियों का अध्ययन शुरू किया। घंटों वो चील, कबूतर और चमगादड़ों को देखता रहता था। वो उनके पंखों की संरचना समझता था, उनकी उड़ान की गति नापता था और ये जानने की कोशिश करता था कि वे हवा के विपरीत कैसे उड़ सकते हैं। लियोनार्डो ने पाया कि पक्षी सिर्फ अपने पंख फड़फड़ाकर नहीं उड़ते, वे हवा की धाराओं का उपयोग करते हैं। जब हवा पंखों के ऊपर से तेजी से गुजरती है और नीचे से धीरे, तो एक उठाने वाली शक्ति पैदा होती है। ये वही सिद्धांत है जिसे आज हम लिफ्ट कहते हैं। इस समझ के आधार पर लियोनार्डो ने अपनी पहली उड़ने वाली मशीन का डिजाइन बनाया। उसने इसे ऑर्निथोप्टर नाम दिया, यानी पक्षी जैसा उपकरण। ये मशीन इंसान के हाथ पैर की शक्ति से चलती थी। व्यक्ति को पैडल मारना होता था जैसे साइकिल में करते हैं, और इससे बड़े पंख हिलते थे। लियोनार्डो का मानना था कि इंसान में इतनी शक्ति है कि वो अपने वजन को हवा में उठा सके, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उड़ने के लिए वजन के मुकाबले बहुत ज्यादा शक्ति चाहिए होती है। एक इंसान का वजन एक पक्षी से हजारों गुना ज्यादा होता है, लेकिन उसकी मांसपेशियों की शक्ति उतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन लियोनार्डो ने हार नहीं मानी। उसने एक और डिजाइन बनाया, हेलीकॉप्टर का। उसने इसे एरियल स्क्रू कहा। यह एक बड़े पेंच की तरह था जो हवा को काटकर ऊपर उठता था। लियोनार्डो का यह डिजाइन आज के हेलीकॉप्टर से बहुत मिलता जुलता था। उसने एक और अद्भुत चीज डिजाइन की, पैराशूट। उसने सोचा कि अगर कोई व्यक्ति ऊंचाई से गिरे तो उसे धीरे धीरे नीचे कैसे लाया जाए। उसका डिजाइन एक पिरामिड जैसा था जिसके नीचे व्यक्ति लटका रहता था। आज के पैराशूट गोल होते हैं, लेकिन लियोनार्डो का विचार एकदम सही था। लियोनार्डो के मन में केवल उड़ने की ही नहीं बल्कि युद्ध की मशीनों की भी कल्पनाएं थी। उसने टैंक का डिजाइन बनाया था। ये एक गोल आकार का होता था जिसके चारों तरफ धातु की परत होती थी। अंदर से 8 लोग इसे चलाते थे और तोपों से हमला करते थे। उसने एक विशाल तीर भी डिजाइन किया था जो किसी भी किले की दीवार को तोड़ सकता था। उसने ऐसी मशीन का नक्शा बनाया था जो दुश्मन के किले पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बना देती थी। उसने पानी के अंदर चलने वाली नाव भी डिजाइन की थी जिसे आज हम पनडुब्बी कहते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लियोनार्डो अपने कई युद्ध डिजाइनों को जानबूझकर अधूरा छोड़ता था। वो डरता था कि ये हथियार गलत हाथों में जाकर बहुत तबाही मचा सकते हैं। उसकी पनडुब्बी के डिजाइन में कुछ महत्वपूर्ण हिस्से गायब हैं क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई इसका गलत इस्तेमाल करे। लियोनार्डो ने पानी से चलने वाली मशीनों के भी डिजाइन बनाए थे। उसने देखा था कि पानी का बहाव बहुत शक्तिशाली होता है। उसने पानी की शक्ति से चलने वाली चक्की, आटा पीसने की मशीन और कपड़ा बुनने की मशीन के डिजाइन बनाए थे। उसकी सबसे चमत्कारिक कल्पना थी रोबोट की। उसने एक यांत्रिक शेर बनाया था जो चलता था, दहाड़ता था और अपनी छाती खोलकर फूलों की बारिश करता था। यह फ्रांस के राजा के लिए बनाया गया था।
उसने एक यांत्रिक आदमी भी डिजाइन किया था जो बैठ सकता था, अपने हाथ हिला सकता था और अपना सिर घुमा सकता था। लियोनार्डो के इन डिजाइनों की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसके पास सही इंजन नहीं था। उसके सारे डिजाइन इंसानी ताकत, हवा या पानी की शक्ति पर निर्भर थे। भाप का इंजन अभी तक बना नहीं था, बिजली की खोज नहीं हुई थी। अगर लियोनार्डो के पास आज की तकनीक होती तो वो सचमुच उड़ सकता था। लियोनार्डो के डिजाइन सिर्फ कल्पनाएं नहीं थीं, वे इंजीनियरिंग के सिद्धांतों पर आधारित थे। आज जब हमारे पास उसकी तकनीक है तो हमने देखा है कि उसके कई डिजाइन वाकई में काम करते हैं। लेकिन क्या लियोनार्डो केवल मशीनों के डिजाइन बनाकर ही खुश रह जाता था? क्या उसने कभी कोई बड़ा कलाकृति का प्रोजेक्ट लिया था जिसमें उसकी सभी कलाएं एक साथ दिखाई देती हों? ऐसी कौन सी चीज थी जिसे बनाते समय लियोनार्डो ने अपने जीवन भर की सारी सीख का उपयोग किया था? अध्याय 8। सन 1495 में मिलान के सांता मारिया डेले ग्राजिए मठ के भोजन कक्ष में लियोनार्डो एक विशाल दीवार के सामने खड़ा था। उसे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक कहानी को चित्र में उतारना था, यीशु का अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन। लेकिन लियोनार्डो के दिमाग में केवल एक धार्मिक चित्र बनाने का विचार नहीं था। वो कुछ ऐसा बनाना चाहता था जो मानवीय भावनाओं की पूरी कहानी कह सके। लियोनार्डो ने इस चित्र को बनाने के लिए पूरे 3 साल लगाए, लेकिन ये समय केवल रंग भरने में नहीं गया था। पहले 2 साल तो वो केवल सोचता रहा, योजना बनाता रहा और हर व्यक्ति के चेहरे की कल्पना करता रहा। कहानी कुछ यूं है, यीशु ने अपने 12 शिष्यों से कहा था, तुम में से एक मुझे धोखा देगा। ये सुनकर सभी शिष्य हैरान रह गए थे। लियोनार्डो ने इसी पल को पकड़ने की सोची जब ये बात कही गई और हर व्यक्ति की अलग अलग प्रतिक्रिया हुई। लेकिन लियोनार्डो के लिए ये केवल एक धार्मिक दृश्य नहीं था, ये था मानव मनोविज्ञान का अध्ययन। जब कोई चौंकाने वाली बात सुनता है तो उसका चेहरा कैसे बदलता है, गुस्सा, डर, हैरानी, दुख, ये सभी भावनाएं चेहरे पर कैसे दिखाई देती हैं। लियोनार्डो ने हर शिष्य के लिए अलग व्यक्तित्व सोचा। पीटर को उसने गुस्सैल दिखाया, वो चाकू लेकर आगे बढ़ रहा है। जॉन को दुखी दिखाया, वो यीशु की तरफ झुका हुआ है। जुडास को चोर की तरह दिखाया, वो पैसों से भरी थैली छुपा रहा है और छाया में बैठा है। लियोनार्डो की सबसे बड़ी चुनौती थी यीशु का चेहरा बनाना। कैसे बनाएं ऐसा चेहरा जो दिव्य भी लगे और मानवीय भी। लियोनार्डो ने महीनों तक इस पर काम किया। वो अलग अलग लोगों के चेहरे देखता रहा, लेकिन कोई भी उसे सही नहीं लगता था। अंत में उसने एक अनोखा तरीका अपनाया। उसने यीशु के चेहरे को पूर्ण नहीं बनाया, उसने इसे थोड़ा धुंधला छोड़ा ताकि देखने वाला अपनी कल्पना के अनुसार इसे पूरा कर सके। ये उसकी स्फुमाटो तकनीक का सबसे बेहतरीन उदाहरण था। लेकिन लियोनार्डो का सबसे बड़ा नवाचार था चित्र की व्यवस्था में। उसने 13 लोगों को 4-4 के समूह में बांटा। हर समूह की अपनी अलग प्रतिक्रिया है, लेकिन सभी का केंद्र यीशु है। लियोनार्डो ने गणित का उपयोग करके एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि आपकी नज़र हमेशा यीशु पर ही जाती है। चित्र बनाने की तकनीक में भी लियोनार्डो ने प्रयोग किया। उस जमाने में दीवार पर चित्र बनाने के लिए फ्रेस्को तकनीक का उपयोग होता था। इसमें गीली दीवार पर जल्दी जल्दी रंग भरना पड़ता था, लेकिन लियोनार्डो धीरे धीरे काम करना चाहता था। वो चाहता था कि हर छोटी से छोटी बात को सही तरीके से बना सके। इसलिए उसने अपनी नई तकनीक अपनाई। उसने दीवार पर एक विशेष लेप लगाया और उसके ऊपर तेल के रंग लगाए। ये तकनीक उसे धीरे धीरे काम करने की सुविधा देती थी, लेकिन एक बड़ी समस्या भी थी। ये चित्र जल्दी खराब हो जाता था। लियोनार्डो के जीवन काल में ही लास्ट सपर खराब होने लगा था। रंग छूटने लगे थे, दीवार में नमी आने लगी थी। आज 500 साल बाद ये चित्र कई बार ठीक कराया जा चुका है, लेकिन फिर भी इसमें लियोनार्डो का मूल काम काफी कम बचा है। लियोनार्डो इस चित्र को बनाते समय अक्सर घंटों एक ही जगह खड़ा रहता था। कभी कभी वो पूरे दिन में केवल एक छोटी सी लकीर खींचता था। मठ के लोग परेशान हो जाते थे कि ये आदमी काम क्यों नहीं करता, लेकिन लियोनार्डो के लिए सोचना भी काम करना था। एक बार मठ के मुखिया ने शिकायत की कि लियोनार्डो बहुत आलसी है। लियोनार्डो ने जवाब दिया, महान कलाकार तब सबसे ज्यादा काम करते हैं जब वो कम से कम काम करते दिखते हैं, क्योंकि तब वो अपने दिमाग में नई चीजों की खोज कर रहे होते हैं। लास्ट सपर केवल एक धार्मिक चित्र नहीं है, ये मानवीय भावनाओं का विश्वकोश है। इसमें विश्वासघात का दर्द है, दोस्ती का प्यार है, डर की छाया है और उम्मीद की रोशनी भी है। लियोनार्डो ने दिखाया कि कला केवल सुंदर चीजें बनाने के लिए नहीं होती, बल्कि जीवन की सच्चाइयों को दिखाने के लिए भी होती है।
लेकिन क्या लास्ट सपर के बाद लियोनार्डो को लगा कि उसने अपनी सभी कलाओं का सबसे बेहतरीन उपयोग कर लिया है, या फिर अभी भी उसके दिमाग में कुछ और बड़े सपने थे? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या लियोनार्डो अब भी मानता था कि इंसान के पंख लगाकर उड़ने का सपना पूरा हो सकता है? अध्याय 9। सन 1499 में लियोनार्डो की दुनिया एक बार फिर बदल गई। फ्रांसीसी सेना ने मिलान पर कब्जा कर लिया और उसके संरक्षक ड्यूक लुडोविको स्फोर्जा को भागना पड़ा। 47 साल की उम्र में लियोनार्डो फिर से बेघर हो गया था, लेकिन इस बार वो केवल एक कलाकार नहीं था, वो एक विश्व प्रसिद्ध प्रतिभा था जिसे हर राजा अपने दरबार में चाहता था। लियोनार्डो ने मिलान छोड़ने से पहले अपनी सबसे महत्वपूर्ण परियोजना पर काम किया था, ड्यूक के पिता फ्रांचेस्को स्फोर्जा की विशाल घोड़े की मूर्ति। ये मूर्ति इतनी बड़ी होनी थी कि इसके लिए 75 टन कांसा चाहिए था। लियोनार्डो ने सालों इस पर काम किया, घोड़े की शारीरिक संरचना का गहरा अध्ययन किया और एक मिट्टी का विशाल मॉडल भी बनाया, लेकिन यह मूर्ति कभी बन नहीं पाई। जब युद्ध शुरू हुआ तो सारा कांसा तोबे बनाने के लिए इस्तेमाल हो गया और लियोनार्डो का मिट्टी का मॉडल फ्रांसीसी सैनिकों ने उसे निशाना बनाकर तोड़ दिया। लियोनार्डो के जीवन की ये पहली बड़ी हार थी, ऐसा प्रोजेक्ट जो उसके सपनों में पूरा हो चुका था, लेकिन हकीकत में कभी दुनिया ने नहीं देखा। मिलान छोड़ने के बाद लियोनार्डो भटकता रहा। पहले वो वेनिस गया, फिर मंटुआ, फिर वापस फ्लोरेंस। हर जगह लोग उससे चित्र बनवाना चाहते थे, लेकिन लियोनार्डो का मन कुछ और ही कर रहा था। वो अब भी उड़ने के सपने देख रहा था। फ्लोरेंस में रहते हुए लियोनार्डो ने अपने उड़ने के प्रयोग तेज कर दिए। उसने फ्लोरेंस के पास एक पहाड़ पर जाकर अपनी उड़ान मशीन का परीक्षण किया। इस मशीन को उसके एक सहायक ने पहनकर पहाड़ से छलांग लगाई, लेकिन मशीन काम नहीं आई और आदमी बुरी तरह घायल हो गया। इस असफलता ने लियोनार्डो को बहुत दुखी किया। वो समझ गया कि केवल मानवीय शक्ति से उड़ना संभव नहीं है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ग्लाइडर के डिजाइन बनाए, ऐसी मशीनें जो हवा में तैर सकें बिना पंख हिलाए। इसी दौरान लियोनार्डो को एक और बड़ा काम मिला। फ्लोरेंस की सरकार ने उसे पलाज़्ज़ो वेक्कियो की दीवार पर एक युद्ध का दृश्य बनाने को कहा। यह बैटल ऑफ अंगियारी का चित्र होना था। लियोनार्डो ने इसमें युद्ध की भयावहता दिखाने की सोची, घोड़ों की डरावनी आवाजें, सैनिकों के चेहरे पर गुस्सा और डर। लेकिन फिर वही समस्या आई। लियोनार्डो ने एक नई तकनीक आजमाई जिसमें मोम और तेल मिलाकर रंग बनाया गया था। उम्मीद थी कि आग की गर्मी से यह रंग दीवार में सूख जाएगा, लेकिन रंग पिघलकर बहने लगा। महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई। लियोनार्डो के जीवन में अधूरे प्रोजेक्ट्स की यह समस्या बढ़ती जा रही थी। मिलान का घोड़ा, फ्लोरेंस का युद्ध चित्र, दोनों अधूरे रह गए। लोग कहने लगे कि लियोनार्डो बहुत सारे काम शुरू करता है लेकिन कुछ भी पूरा नहीं करता। लेकिन सच ये था कि लियोनार्डो का दिमाग इतना तेज था कि वो एक काम पूरा होने से पहले ही दूसरे काम के बारे में सोचने लगता था। जब तक वो एक चीज का समाधान ढूंढता था, तब तक उसे 10 नई समस्याएं नजर आ जाती थी। सन 1516 में जब लियोनार्डो 64 साल का था, उसे फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम ने अपने दरबार में बुलाया। राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया और अम्बोयस के पास क्ल्यू का महल रहने के लिए दिया। यहाँ लियोनार्डो के पास सब कुछ था, पैसा, सम्मान और सबसे महत्वपूर्ण समय। लियोनार्डो ने अपने अंतिम 3 साल फ्रांस में बिताए। अब उसके हाथ में लकवा हो गया था, इसलिए वो पेंटिंग नहीं कर सकता था, लेकिन उसका दिमाग अब भी तेज था। वो अपनी डायरियों को व्यवस्थित करने में लगा रहा और नए डिजाइन बनाता रहा। फ्रांस में रहते हुए लियोनार्डो ने कुछ अद्भुत यांत्रिक खिलौने बनाए। उसने एक यांत्रिक शेर बनाया जो राजा के सामने चलकर आता था और अपनी छाती से फूल बरसाता था। उसने पानी से चलने वाले पंप और नहर सिस्टम के डिजाइन भी बनाए। लेकिन लियोनार्डो की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उसका ज्ञान उसके साथ ही मर जाएगा। उसकी हजारों पन्नों की डायरियां थीं, लेकिन वो बिखरी हुई थीं। वो चाहता था कि कोई उन्हें व्यवस्थित करके प्रकाशित करे ताकि भविष्य की पीढ़ियां इससे सीख सकें। लियोनार्डो ने अपना उत्तराधिकारी चुना था फ्रांचेस्को मेल्ज़ी नाम के एक युवक को, जो उसका प्रिय शिष्य था। उसे उम्मीद थी कि मेल्ज़ी उसके काम को आगे बढ़ाएगा और दुनिया के साथ साझा करेगा। 2 मई 1519 के सुबह लियोनार्डो ने अपनी आखिरी सांस ली।
कहा जाता है कि वो राजा फ्रांसिस के हाथों में मरा था। उसकी मृत्यु के साथ ही रेनेसांस का सबसे चमकदार सितारा हमेशा के लिए डूब गया। लेकिन क्या लियोनार्डो की मृत्यु के साथ ही उसके सपने भी मर गए? क्या उसकी खोजें और विचार वाकई में दुनिया तक पहुंच पाए? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आज के युग में लियोनार्डो की विरासत हमें क्या सिखाती है? अध्याय 10। सन 1482 में जब 30 साल का लियोनार्डो मिलान पहुंचा तो वो सिर्फ एक कलाकार के रूप में नहीं बल्कि एक पूरे एंटरटेनमेंट पैकेज के रूप में आया था। उसने ड्यूक लुडोविको स्फोर्जा को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें कलाकारी का जिक्र सबसे आखिर में था। पहले उसने अपने को एक इंजीनियर, आविष्कारक और युद्ध विशेषज्ञ के रूप में पेश किया था। मिलान उस जमाने का एक शक्तिशाली शहर था। यहाँ का ड्यूक लुडोविको स्फोर्जा अपने को इटली का सबसे प्रभावशाली राजा बनाना चाहता था। उसे ऐसे लोगों की जरूरत थी जो उसके दरबार को यूरोप का सबसे चमकदार दरबार बना सकें, और लियोनार्डो बिल्कुल वैसा ही व्यक्ति था। लियोनार्डो ने मिलान के दरबार में अपनी भूमिका बहुत चतुराई से निभाई। वो केवल एक कलाकार नहीं था, वो था एक पूरा शो। जब कोई त्योहार होता तो लियोनार्डो अद्भुत सजावट बनाता। जब कोई शादी होती तो वो जादुई मशीनें बनाता जो मेहमानों को हैरान कर देती। एक बार किसी राजकुमारी की शादी में लियोनार्डो ने एक यांत्रिक स्वर्ग बनाया था। छत से तारे झूलते थे, देवदूत उड़ते दिखाई देते थे और संगीत अपने आप बजता रहता था। मेहमान समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये सब कैसे हो रहा है। लियोनार्डो ने पुली, गियर और तारों का इस्तेमाल करके ये जादू बनाया था। दरबार में लियोनार्डो की सबसे बड़ी सफलता थी उसकी संगीत में दिलचस्पी। वो सिर्फ चित्र ही नहीं बनाता था बल्कि संगीत के यंत्र भी बनाता था। उसने एक खास तरह की बांसुरी बनाई थी जो चांदी की थी और घोड़े के सिर की तरह दिखती थी। इस बांसुरी की आवाज इतनी मधुर थी कि पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो जाता था। दरबार में लियोनार्डो अक्सर पहेलियां भी पूछता था। वो कहता था, मैं एक ऐसी चीज जानता हूं जो जितना काटी जाती है उतनी बढ़ती जाती है। लोग घंटों सोचते रहते लेकिन जवाब नहीं निकाल पाते। लियोनार्डो मुस्कुराकर कहता, खाई या गड्ढा। ऐसी पहेलियों से वो लोगों का दिल जीत लेता था। लेकिन दरबारी जीवन केवल मनोरंजन नहीं था, यहां राजनीति का खेल भी चलता रहता था। लुडोविको स्फोर्जा का अपने भतीजे जियान गैलीजो के साथ विवाद था। असल में मिलान का सही उत्तराधिकारी जियान था, लेकिन लुडोविको ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। लियोनार्डो को इन सब बातों से दूर रहना पड़ता था। लियोनार्डो ने दरबार में अपनी स्थिति बहुत सावधानी से बनाई। वो किसी एक गुट में नहीं पड़ा बल्कि सबका मित्र बना रहा। जब राजनीतिक तनाव बढ़ता था तो लियोनार्डो कोई नया आविष्कार या कलाकृति दिखाकर माहौल बदल देता था। दरबार में लियोनार्डो का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था स्फोर्जा परिवार की विशाल घोड़े की मूर्ति। ये केवल एक मूर्ति नहीं थी बल्कि परिवार की शक्ति का प्रतीक थी। लियोनार्डो ने इसके लिए सालों अध्ययन किया। वो अस्तबल में जाकर घोड़ों को देखता रहता, उनकी मांसपेशियों का अध्ययन करता, उनकी चाल को समझता। इस मूर्ति के लिए लियोनार्डो ने घोड़े की शारीरिक संरचना पर एक पूरी किताब लिखी। उसमें घोड़े की हर हड्डी, हर मांसपेशी का विस्तृत वर्णन था। ये काम सिर्फ कलाकारी के लिए नहीं था, ये था शुद्ध विज्ञान। दरबार में रहते हुए लियोनार्डो ने अपनी प्रसिद्ध लास्ट सपर भी बनाई। ये काम उसे सांता मारिया डेले ग्रात्सिए के मठ के लिए करना था, जो स्फोर्जा परिवार का पारिवारिक मठ था। इस चित्र में लियोनार्डो ने अपनी सारी कलाओं का इस्तेमाल किया था। लियोनार्डो के दरबारी जीवन की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता था। दरबार में आने वाले विद्वान, व्यापारी और राजदूत से वो बातचीत करता रहता था। उसने यहाँ गणित, ज्योतिष और दर्शन की भी शिक्षा ली। लेकिन लियोनार्डो की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उसने कला को मनोरंजन से ऊपर उठाकर एक गंभीर विषय बना दिया। उसके पहले कलाकार सिर्फ कारीगर माने जाते थे। लियोनार्डो ने दिखाया कि कलाकार एक विचारक भी हो सकता है। मिलान में बिताए अपने 17 सालों में लियोनार्डो ने वो सब कुछ पाया जिसकी उसे जरूरत थी: पैसा, सम्मान और सबसे महत्वपूर्ण, अपने प्रयोगों के लिए समय और साधन। ये उसके जीवन का सबसे उत्पादक समय था। लेकिन क्या लियोनार्डो दरबार की चमक धमक में अपनी असली पहचान भूल गया था? क्या राजा महाराजाओं को खुश करने के चक्कर में वो अपने सच्चे जुनून, प्रकृति के रहस्यों को समझने से दूर हो गया था? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या लियोनार्डो ने कभी सोचा था कि पानी की शक्ति का उपयोग करके वो पूरी दुनिया को बदल सकता है? अध्याय 11। लियोनार्डो के लिए पानी केवल एक तरल पदार्थ नहीं था,
वो था जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक। जब वो किसी नदी के किनारे घंटों बैठकर पानी को देखता था तो दूसरे लोग सोचते थे कि वो समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन लियोनार्डो उस समय ब्रह्मांड के सबसे गहरे नियमों को समझ रहा था। उसने देखा था कि पानी हमेशा सबसे आसान रास्ता ढूंढता है, लेकिन ये आसान रास्ता इतना सरल नहीं था जितना लगता है। जब पानी किसी चट्टान से टकराता है तो वो भंवर बनाता है। जब वो तेजी से बहता है तो एक तरफ की मिट्टी काटता है और दूसरी तरफ जमा करता है। जब वो धीरे बहता है तो वो घुमावदार रास्ते बनाता है। लियोनार्डो ने पानी के इन व्यवहारों को समझकर कुछ क्रांतिकारी विचार रखे। उसने कहा कि पानी को समझना यानी पूरी प्रकृति को समझना है, क्योंकि पानी वही करता है जो हवा करती है, जो खून करता है, जो प्रकाश करता है, सबसे कम प्रतिरोध वाले रास्ते से बहना। लियोनार्डो के समय में इटली की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। गर्मियों में खेत सूख जाते थे और सर्दियों में बाढ़ आ जाती थी। शहरों में साफ पानी नहीं मिलता था और बीमारियां फैलती रहती थीं। लियोनार्डो ने इन सभी समस्याओं का एक ही हल सोचा, पानी को नियंत्रित करना। लियोनार्डो का सबसे महत्वाकांक्षी सपना था मिलान के पास एक विशाल नहर व्यवस्था बनाना। ये केवल सिंचाई के लिए नहीं थी, बल्कि परिवहन के लिए भी। उसने सोचा था कि छोटी नावें मिलान से समुद्र तक जा सकें। इससे व्यापार बढ़ता, शहर समृद्ध होता और किसानों को पानी मिलता। लियोनार्डो ने इस नहर सिस्टम के लिए बारीक गणना की थी। उसने समझा था कि पानी का बहाव उसकी ऊंचाई और गति पर निर्भर करता है। अगर नहर बहुत तेज ढलान पर हो तो पानी तेजी से बहकर किनारे काट देगा। अगर बहुत धीमी ढलान हो तो पानी रुक जाएगा और सड़ जाएगा। उसने एक अद्भुत समाधान निकाला, ताले का सिस्टम। ये वैसे ही काम करता था जैसे आज आधुनिक नहरों में होता है। जब नाव को ऊंचाई पर ले जाना होता था तो उसे एक बंद कमरे में डालकर धीरे धीरे पानी भरा जाता था। जब पानी का स्तर ऊपर पहुंच जाता तो नाव ऊपरी हिस्से में निकल जाती थी। लियोनार्डो ने पानी उठाने की मशीनों के भी कई डिजाइन बनाए थे। उसकी सबसे प्रसिद्ध खोज थी आर्किमिडियन स्क्रू का बेहतर रूप। ये एक घुमावदार पाइप था जो घूमकर पानी को नीचे से ऊपर ले जाता था। किसान इसका उपयोग करके नदी का पानी अपने खेतों तक पहुंचा सकते थे। एक और अद्भुत आविष्कार था उसका पानी चालित हथौड़ा। जब तेज बहते पानी की धारा एक पहिए से टकराती थी तो पहिया घूमता था और उससे जुड़ा हथौड़ा ऊपर नीचे होता था। इसका उपयोग लोहा पीटने, अनाज कूटने और कपड़ा धोने के लिए किया जा सकता था। लियोनार्डो ने बाढ़ को रोकने के भी तरीके सोचे थे। उसने देखा था कि नदियां बरसात में अपना रास्ता बदल लेती हैं और गांवों को डुबो देती हैं। उसका समाधान था नदी के किनारे मजबूत दीवारें बनाना और अतिरिक्त पानी के लिए अलग रास्ते बनाना। उसने फ्रांस में रहते हुए एक विशाल प्रोजेक्ट की योजना बनाई थी। वो चाहता था कि फ्रांस की सभी मुख्य नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए। इससे देश के किसी भी हिस्से से किसी भी हिस्से तक माल पहुंचाया जा सकता था। ये विचार उसके समय से 400 साल आगे का था। लियोनार्डो का मानना था कि पानी सभ्यता का आधार है। जिस स्थान पर साफ पानी मिलता है वहां लोग बसते हैं। जहां पानी नियंत्रित होता है वहां खुशहाली आती है, और जहां पानी की बर्बादी होती है वहां गरीबी और बीमारी फैलती है। उसने ये भी समझा था कि पानी का चक्र कैसे काम करता है। सूरज की गर्मी से पानी भाप बनता है, ऊपर जाकर बादल बनता है, फिर बारिश होती है और पानी वापस नदियों में पहुंच जाता है। ये एक अनंत चक्र है जो प्रकृति को जीवित रखता है। लियोनार्डो के पानी संबंधी विचार केवल इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं थे। उसने पानी में प्रकाश के व्यवहार का भी अध्ययन किया था। उसने देखा था कि पानी प्रकाश को मोड़ देता है, इसलिए पानी में डूबी हुई चीजें अलग जगह दिखाई देती हैं। लियोनार्डो की सबसे गहरी समझ ये थी कि पानी सिखाता है कि कठोर होने की जरूरत नहीं है। पानी सबसे मुलायम चीज है, लेकिन वो सबसे कठोर चट्टान को भी काट देता है। धैर्य और निरंतरता के साथ कोई भी बाधा को पार किया जा सकता है। लेकिन लियोनार्डो के पानी के प्रयोग केवल इंजीनियरिंग तक सीमित थे, या उसने इस ज्ञान का उपयोग जीवन को और भी गहराई से समझने के लिए किया था? क्या उसने प्रकृति के और भी रहस्य खोजे थे? और सबसे दिलचस्प बात ये कि क्या लियोनार्डो ने पेड़ पौधों की दुनिया में भी वैसी ही गणित और व्यवस्था देखी थी जैसी उसने पानी में देखी थी? अध्याय 12। लियोनार्डो के लिए हर पत्ती एक किताब थी, हर फूल एक पहेली। जब वो सुबह सवेरे अपने बगीचे में जाता था तो वो केवल टहलने नहीं जाता था, वो जाता था प्रकृति की सबसे गुप्त भाषा सीखने, और ये भाषा थी गणित की भाषा। लियोनार्डो ने सबसे पहले ये देखा कि पेड़ों की पत्तियां कभी भी बेतरतीब तरीके से नहीं लगती। हर पत्ती का अपना एक निश्चित स्थान होता है ताकि उसे सूरज की रोशनी मिल सके।
अगर आप किसी पेड़ के तने को नीचे से ऊपर तक देखें तो आप पाएंगे कि पत्तियां एक सर्पिल के रूप में लगी होती हैं। ये सर्पिल कोई भी नहीं था, ये था गणित का सुनहरा अनुपात। लियोनार्डो ने देखा कि प्रकृति में हर जगह एक खास संख्या दिखाई देती है। सूरजमुखी के बीजों की व्यवस्था, शंख के घुमाव, चीड़ के शंकु के पैटर्न, सब में यही गणित छुपा था। लियोनार्डो की सबसे बड़ी खोज थी ये समझना कि पेड़ कैसे बढ़ते हैं। उसने देखा कि पेड़ का मुख्य तना जितना मोटा होता है, उसकी सभी शाखाओं का कुल घेरा भी उतना ही होता है। मतलब ये कि प्रकृति में कुछ भी बर्बाद नहीं होता, हर चीज का हिसाब किताब है। उसने पेड़ों की जड़ों का भी अध्ययन किया। लियोनार्डो ने पाया कि जड़ें बिल्कुल वैसे ही बढ़ती हैं जैसे शाखाएं बढ़ती हैं, लेकिन उल्टी दिशा में। जितनी ऊंचाई तक शाखाएं जाती हैं, लगभग उतनी ही गहराई तक जड़ें जाती हैं। ये था प्रकृति का संतुलन। लियोनार्डो ने यह भी समझा कि पेड़ पानी कैसे ऊपर ले जाते हैं। उसने देखा कि पेड़ की छाल के नीचे छोटी छोटी नलियां होती हैं जो पानी को जड़ों से लेकर पत्तियों तक पहुंचाती हैं। ये वैसे ही काम करता है जैसे हमारे शरीर में नसें खून को दिल से हर अंग तक पहुंचाती हैं। उसकी सबसे दिलचस्प खोज थी फूलों की पंखुड़ियों की संख्या में छुपा गणित। लियोनार्डो ने देखा कि अधिकांश फूलों में पंखुड़ियों की संख्या 3, 5, 8, 13, 21 या 34 होती है। ये संख्याएं कोई भी नहीं थीं, ये एक खास क्रम में थीं जहां हर संख्या पिछली 2 संख्याओं का जोड़ है। लियोनार्डो ने बीजों के अंकुरण का भी बारीकी से अध्ययन किया। उसने देखा कि बीज में एक छोटा सा पौधा पहले से ही मौजूद होता है। जब उसे सही माहौल मिलता है, पानी, हवा और गर्मी, तो वो बाहर निकलता है। ये देखकर लियोनार्डो हैरान था कि एक छोटे से बीज में पूरे विशाल पेड़ की जानकारी कैसे छुपी हो सकती है। उसने फलों की भी जांच की। लियोनार्डो ने पाया कि हर फल का आकार और रंग उसके बीजों की सुरक्षा के लिए बना होता है। मिठास इसलिए होती है ताकि जानवर फल खाएं और बीजों को दूर दूर तक फैलाएं। यह था प्रकृति का चतुर तरीका अपने को फैलाने का। लियोनार्डो के लिए सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि पेड़ पौधे बिना दिमाग के भी इतनी बुद्धिमानी दिखाते हैं। वो जानते हैं कि सूरज की तरफ कैसे मुड़ना है, पानी कहां से मिलेगा और खतरे से कैसे बचना है। उसने देखा कि पौधे एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं। जब किसी पौधे पर कीड़े का हमला होता है तो वो एक खास गंध छोड़ता है जो आसपास के पौधों को खतरे की चेतावनी देती है। लियोनार्डो ने अपनी पेंटिंग्स में इस सारे ज्ञान का उपयोग किया था। जब वो कोई पेड़ या फूल बनाता था तो वो केवल उसकी बाहरी सुंदरता नहीं दिखाता था, बल्कि उसकी अंदरूनी संरचना और जीवन शक्ति को भी दर्शाता था। उसके चित्रों में पेड़ों की हर पत्ती सही जगह पर है, हर शाखा सही दिशा में है। लियोनार्डो का मानना था कि अगर हम पेड़ पौधों को ठीक से समझ जाएं तो हम जीवन के सबसे बड़े रहस्यों को समझ सकते हैं। उसने लिखा था कि पेड़ हमें धैर्य सिखाते हैं क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। वे हमें समुदाय का महत्व सिखाते हैं क्योंकि जंगल में सभी पेड़ एक दूसरे की मदद करते हैं। उसकी सबसे गहरी समझ ये थी कि पेड़ पौधे हमें जीने का सबसे अच्छा तरीका सिखाते हैं। जमीन में जड़ें मजबूत रखो, लेकिन आसमान की तरफ बढ़ते रहो। तूफान में झुकना सीखो ताकि टूटो नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण, हमेशा दूसरों को छाया और फल देते रहो। लियोनार्डो के वनस्पति विज्ञान के अध्ययन ने उसकी कलाकृतियों को जीवंत बना दिया था। उसके बगीचों के चित्र इतने सच्चे लगते थे कि लगता था पत्तियां हिल रही हैं और फूलों से खुशबू आ रही है। लेकिन लियोनार्डो के लिए प्रकृति का अध्ययन यहीं समाप्त नहीं हुआ था। अगर पेड़ पौधों में गणित छुपा था तो क्या इंसान के शरीर में भी वैसा ही कोई अनुपात और सामंजस्य था? क्या मानव शरीर भी प्रकृति के उसी नियम का पालन करता था? और सबसे दिलचस्प सवाल, क्या लियोनार्डो ने इंसान के शरीर में भी वो सुनहरा अनुपात ढूंढा था जो उसने फूलों और पत्तियों में देखा था? अध्याय 13। सन 1490 के आसपास लियोनार्डो के मन में एक सवाल बार बार आता था। क्या इंसान का शरीर भी उसी गणितीय सिद्धांत पर बना है जो बाकी प्रकृति में दिखाई देता है? क्या हमारे हाथ, पैर, सिर की लंबाई में कोई छुपा हुआ संगीत है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए लियोनार्डो ने सैकड़ों लोगों की माप ली। वो बाजार में जाकर, सड़कों पर घूमकर, अस्पतालों में जाकर अलग अलग उम्र और कद के लोगों को देखता रहता था। उसकी डायरी में हजारों माप दर्ज हैं। एक व्यक्ति का सिर उसकी ऊंचाई का 8वां हिस्सा है, बांह की लंबाई कद के बराबर होती है, नाभि से सिर तक की दूरी पूरे शरीर का सुनहरा अनुपात है।
लियोनार्डो को पता था कि 2000 साल पहले रोमन वास्तुकार विट्रूवियस ने लिखा था कि मानव शरीर एक आदर्श अनुपात में बना है, लेकिन विट्रूवियस की बात सिर्फ लिखी हुई थी, कोई चित्र नहीं था। लियोनार्डो ने सोचा कि अगर वो इस आदर्श अनुपात को चित्र में दिखा सके तो वो साबित कर सकता है कि इंसान वाकई में प्रकृति का सबसे परफेक्ट नमूना है। लियोनार्डो ने एक अद्भुत चित्र बनाया, एक आदमी जो एक साथ वर्गाकार और गोल दोनों आकार में फिट होता है। वर्गाकार का मतलब था पृथ्वी, स्थिरता, ठोसपन, भौतिक दुनिया। गोल का मतलब था आकाश, परफेक्शन, आध्यात्म, अनंतता और इंसान दोनों को जोड़ता था। इस चित्र में आदमी के दो रूप दिखाए गए हैं। पहले रूप में वो सीधे खड़े हाथ पैर के साथ वर्गाकार में फिट होता है, दूसरे रूप में वो हाथ पैर फैलाकर गोल आकार में फिट होता है। ये दिखाता था कि इंसान में अनंत संभावनाएं हैं। वो चाहे तो स्थिर रह सकता है, चाहे तो पूरी दुनिया को अपनी बाहों में भर सकता है। लियोनार्डो ने इस चित्र के लिए बहुत सटीक गणना की थी। उसने पाया कि जब इंसान अपने हाथ और पैर फैलाता है तो वो उसकी ऊंचाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर होती है। नाभि से पैर तक की दूरी पूरे शरीर के सुनहरे अनुपात में होती है। कंधे से उंगली तक की लंबाई शरीर का चौथाई हिस्सा होती है। लेकिन लियोनार्डो के लिए ये केवल गणित का खेल नहीं था। वो दिखाना चाहता था कि इंसान ब्रह्मांड का केंद्र है। जब आदमी अपनी बाहें फैलाता है तो वो पूरे आकाश को छू सकता है। जब वो खड़ा होता है तो वो पृथ्वी पर मजबूती से टिका होता है। लियोनार्डो ने यह भी दिखाया कि मानव शरीर में छुपे अनुपात वही हैं जो संगीत में होते हैं। जैसे संगीत में सुरों के बीच गणितीय रिश्ता होता है, वैसे ही शरीर के अंगों के बीच भी गणितीय रिश्ता होता है। इसीलिए एक सुंदर चेहरा देखकर हमें वैसी ही खुशी मिलती है जैसी मधुर संगीत सुनकर। लियोनार्डो के इस चित्र ने दिखाया कि इंसान न केवल प्रकृति का हिस्सा है, बल्कि प्रकृति का सबसे उन्नत रूप है। पेड़ पौधे केवल बढ़ते हैं, जानवर केवल घूमते हैं, लेकिन इंसान सोचता भी है और सपने भी देखता है। वो अपनी कल्पना से नई दुनिया बना सकता है। लियोनार्डो ने मानव चेहरे के अनुपात भी निकाले थे। उसने पाया कि सुंदर चेहरा 3 बराबर हिस्सों में बटा होता है। बाल की रेखा से भौं तक, भौं से नाक के नीचे तक और नाक से ठुड्डी तक। आंखों की बीच की दूरी एक आंख की चौड़ाई के बराबर होती है। इन अनुपातों का इस्तेमाल करके लियोनार्डो ने अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई। मोनालिसा का चेहरा इन्हीं गणितीय नियमों के अनुसार बना है, इसीलिए वो इतना मोहक लगता है। लास्ट सफर में यीशु और शिष्यों की व्यवस्था भी इसी सुनहरे अनुपात के अनुसार है। लियोनार्डो का मानना था कि जब कलाकार इन प्राकृतिक अनुपातों को समझ लेता है तो उसकी कलाकृति सिर्फ सुंदर नहीं बनती, बल्कि सत्य भी बन जाती है, क्योंकि सच्ची सुंदरता वही होती है जो प्रकृति के नियमों के अनुसार हो। लियोनार्डो के विट्रूवियन मैन ने दुनिया को दिखाया कि इंसान कोई अकेली या बेतरतीब चीज नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड की एक कड़ी है। उसमें वही गणित छुपा है जो तारों में है, वही संगीत है जो समुद्र की लहरों में है, वही सुंदरता है जो फूलों की पंखुड़ियों में है। यह चित्र आज भी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध तस्वीरों में से एक है। यह सिखाता है कि हर इंसान अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। जब हम अपनी बाहें फैलाते हैं तो हम पूरी दुनिया को गले लगा सकते हैं। लेकिन लियोनार्डो ने अपना ये गणितीय ज्ञान केवल कलाकृतियों तक ही सीमित रखा था, या उसने इसका उपयोग कुछ और बड़े काम के लिए भी किया था? क्या उसने युद्ध की मशीनें भी इसी वैज्ञानिक सोच के साथ बनाई थीं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, लियोनार्डो जैसा शांतिप्रिय इंसान युद्ध के हथियार क्यों बनाना चाहता था? अध्याय 14 में हम लियोनार्डो के जीवन की सबसे बड़ी विरोधाभास पर चर्चा करेंगे। एक तरफ वो प्रकृति की सुंदरता में खो जाता था, फूल पत्तियों से प्रेम करता था, हर जीव को पवित्र मानता था। दूसरी तरफ वो ऐसी भयानक युद्ध मशीनें डिजाइन करता था जो हजारों लोगों को मार सकती थी। ये कैसी विडंबना थी। लियोनार्डो का समय युद्धों का समय था। इटली के छोटे छोटे राज्य लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। फ्रांस, स्पेन और जर्मनी जैसी बड़ी शक्तियां भी इटली पर कब्जा करने की कोशिश करती रहती थी। हर राजा को ऐसे हथियारों की जरूरत थी जो दुश्मन को डरा दें और युद्ध जल्दी खत्म हो जाए। लियोनार्डो का मानना था कि अगर कोई इतना भयानक हथियार बना दे कि दुश्मन देखते ही डर जाए और युद्ध करने की हिम्मत ना करे, तो असल में ये शांति का काम होगा। उसकी सोच थी, अगर मैं इतनी डरावनी मशीन बनाऊं कि कोई युद्ध ही ना करना चाहे, तो क्या ये बुरा है? लियोनार्डो ने जो पहली युद्ध मशीन डिजाइन की वो था विशाल तीर फेंकने वाला यंत्र। ये आज के मिसाइल लॉन्चर जैसा था।
इसमें एक विशाल धनुष होता था जो इतने जोर से तीर मारता था कि वो किसी भी किले की दीवार को तोड़ सकता था। लियोनार्डो ने इसकी गणना की थी कि ये तीर 200 मीटर दूर तक सटीक निशाना लगा सकता था। उसकी दूसरी खोज थी बहु बैरल तोप। उस जमाने की तोपें एक बार में केवल एक गोला दाग सकती थी और फिर उन्हें दोबारा भरने में काफी समय लगता था। लियोनार्डो ने एक ऐसी मशीन बनाई जिसमें 33 छोटी तोपें एक साथ लगी होती थी। जब एक सेट की तोपें चलती थीं तो दूसरे सेट की तोपें तैयार हो रही होती थी। लियोनार्डो की सबसे चर्चित खोज थी टैंक का डिजाइन। उसने एक गोल आकार का यंत्र बनाया था जिसके चारों तरफ मोटी धातु की परतें होती थी। अंदर से 8 आदमी इसे चलाते थे और छोटे छेदों से तोप दागते थे। ये मशीन दुश्मन की तोपों से सुरक्षित रहकर आगे बढ़ सकती थी। लेकिन लियोनार्डो की सबसे डरावनी कल्पना थी रासायनिक हथियार। उसने ऐसे बम का डिजाइन बनाया था जिसमें जहरीली गैस भरी होती थी। ये गैस इतनी खतरनाक थी कि इसे सूंघने मात्र से दुश्मन बेहोश हो जाते थे। लियोनार्डो ने लिखा था कि यह हथियार इतना भयानक है कि इसे कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लियोनार्डो ने पानी के अंदर चलने वाली नाव भी डिजाइन की थी। ये आज की पनडुब्बी का पुराना रूप था। इसमें हवा के लिए एक नली होती थी जो पानी की सतह तक जाती थी। ये नाव चुपके से दुश्मन के जहाज के पास जाकर उसमें छेद कर सकती थी। उसकी एक और अजीब खोज थी तैरने के लिए जूते। ये लंबे और चपटे होते थे जैसे आज के फिन्स होते हैं। सैनिक इन्हें पहनकर नदी या समुद्र पार कर सकते थे। लियोनार्डो ने यहाँ तक सोचा था कि सैनिक पानी के नीचे कैसे सांस ले सकते हैं। इसके लिए उसने खोखली नली का डिजाइन बनाया था। लियोनार्डो की सबसे व्यावहारिक खोज थी तेजी से बनने वाले पुल। युद्ध में अक्सर सेना को नदी पार करनी पड़ती थी। लियोनार्डो ने ऐसे पुल का डिजाइन बनाया था जो बिना कील कांटे के केवल रस्सी से बनता था। इसे बनाने में केवल कुछ घंटे लगते थे और जरूरत पड़ने पर इसे तुरंत तोड़ा भी जा सकता था। लेकिन लियोनार्डो की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो अपनी खोजों के दुरुपयोग से डरता था। उसने अपने कई डिजाइनों को जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया था ताकि कोई उन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल ना कर सके। उसकी पनडुब्बी के डिजाइन में कुछ महत्वपूर्ण हिस्से गायब हैं क्योंकि लियोनार्डो डरता था कि समुद्री डाकू इसका इस्तेमाल करेंगे। लियोनार्डो अक्सर लिखता था, मैं अपने आविष्कारों को इसलिए नहीं बताता क्योंकि इंसान बुरे होते हैं और वे इनका इस्तेमाल समुद्र की तह में एक दूसरे को मारने के लिए करेंगे। ये दिखाता है कि लियोनार्डो कितना जिम्मेदार आविष्कारक था। लियोनार्डो का सबसे दिलचस्प इस प्रयोग था यांत्रिक शेर बनाना। ये युद्ध की मशीन नहीं थी बल्कि शांति का प्रतीक था। जब फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम मिलान आया तो लियोनार्डो ने एक यांत्रिक शेर बनाया जो राजा के पास चलकर आया और अपनी छाती खोलकर फ्रांस के फूल यानी लिली के फूल बरसाए। ये दिखाता था कि ताकत का इस्तेमाल डराने के लिए नहीं बल्कि खुशी देने के लिए भी हो सकता है। लियोनार्डो की सैन्य इंजीनियरिंग उसके समय से सैकड़ों साल आगे थी। उसके कई विचार पहले और दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल हुए। लेकिन लियोनार्डो हमेशा उम्मीद करता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब इंसानों को युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या लियोनार्डो अपने जीवन के अंत तक यही मानता रहा कि ज्ञान का इस्तेमाल युद्ध के लिए करना सही है? क्या उसने कभी अपनी इन खोजों पर अफसोस किया? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आज के जमाने में लियोनार्डो की विरासत हमें क्या सिखाती है? अध्याय 15। दोस्तों, आज जब आप अपने हाथ में मोबाइल फोन लेकर किसी की तस्वीर खींचते हैं तो क्या आपको पता है कि ये सब लियोनार्डो के उसी अंधेरे कक्ष के सिद्धांत पर काम करता है जिसे उसने 500 साल पहले खोजा था? जब आप हवाई जहाज में बैठकर आसमान में उड़ते हैं तो आप लियोनार्डो के उसी सपने को पूरा कर रहे होते हैं जिसे उसने पक्षियों को देखकर देखा था। लियोनार्डो की मृत्यु के 500 साल बाद भी उसकी विरासत हमारे चारों तरफ जिंदा है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी विरासत उसके आविष्कार नहीं है बल्कि उसका सोचने का तरीका है। लियोनार्डो ने हमें सिखाया है कि जिज्ञासा इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। आज के ज़माने में जब बच्चे हर चीज़ के बारे में सवाल पूछते हैं तो वे लियोनार्डो की तरह बन रहे होते हैं। जब कोई वैज्ञानिक कहता है मुझे नहीं पता लेकिन मैं जानना चाहता हूं, तो वो लियोनार्डो की आत्मा को जिंदा रख रहा होता है। लियोनार्डो ने दिखाया था कि कला और विज्ञान अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। आज जब कोई डॉक्टर मेडिकल इमेजिंग करता है तो वो कला और विज्ञान दोनों का इस्तेमाल करता है। जब कोई वास्तुकार सुंदर इमारत बनाता है तो वो लियोनार्डो की तरह गणित और कलाकारी को मिलाता है। जब कोई गेम डिजाइनर काल्पनिक दुनिया बनाता है तो वो लियोनार्डो के उसी दृष्टिकोण का इस्तेमाल करता है। आज की दुनिया में लियोनार्डो का सबसे बड़ा योगदान है इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग, यानी अलग अलग विषयों को मिलाकर सोचना। आज के सबसे बड़े आविष्कारक, चाहे वे स्टीव जॉब्स हों या इलॉन मस्क, सभी लियोनार्डो के इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। वे केवल एक क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं हैं बल्कि कई क्षेत्रों के ज्ञान को मिलाकर नई चीजें बनाते हैं। लियोनार्डो ने पर्यावरण और प्रकृति के साथ सामंजस्य की बात की थी।
आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है, तो लियोनार्डो का संदेश और भी प्रासंगिक हो गया है। उसने सिखाया था कि इंसान प्रकृति का मालिक नहीं है, बल्कि उसका हिस्सा है। लियोनार्डो का ऑब्जर्वेशन स्किल आज के अंकीय युग में और भी महत्वपूर्ण हो गया है। जब हमारे पास गूगल में सारी जानकारी उपलब्ध है, तो लियोनार्डो का सबसे बड़ा सबक ये है कि जानकारी से ज़्यादा ज़रूरी है अवलोकन और आलोचनात्मक चिंतन। लियोनार्डो ने कभी गूगल खोज नहीं की थी, लेकिन वो प्रकृति को इतनी बारीकी से देखता था कि उसे वो चीज़ें दिखाई देती थीं जो किसी और को नहीं दिखती थीं। आज की एआई और मशीन लर्निंग की दुनिया में लियोनार्डो की सबसे बड़ी सीख है पैटर्न रिकॉग्निशन। लियोनार्डो ने पानी की धारा में, पत्तियों की व्यवस्था में और मानव शरीर में प्रतिरूप देखे थे। आज की एल्गोरिदम्स भी यही काम करती हैं, आंकड़ों में प्रतिरूप ढूंढती हैं। लेकिन लियोनार्डो की विरासत केवल तकनीक में नहीं दिखती। उसने रचनात्मकता और नवाचार का जो माहौल बनाया था, वो आज भी जिंदा है। सिलिकॉन वैली में जो नव उद्यम संस्कृति है, वो लियोनार्डो के उसी जोश को दर्शाती है। प्रयोग करो, असफल हो जाओ, फिर से कोशिश करो। लियोनार्डो ने पूर्णतावाद और टालमटोल के बारे में भी कुछ सिखाया है। उसकी कई परियोजनाएं अधूरी रह गई थीं क्योंकि वो इतना सिद्ध बनाना चाहता था कि कभी संतुष्ट ही नहीं होता था। आज के ज़माने में ये पूर्णतावाद पक्षाघात एक बड़ी समस्या है। लियोनार्डो का जीवन सिखाता है कि कभी-कभी पर्याप्त अच्छा भी काफ़ी होता है। लियोनार्डो की सबसे बड़ी सीख ये है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए। उसकी उड़न यंत्र काम नहीं आया था, उसकी कई चित्रकारियां खराब हो गई थीं, उसकी अभियांत्रिकी परियोजनाएं अधूरी रह गई थीं, लेकिन इन असफलताओं ने उसे हतोत्साहित नहीं किया था। आज के उद्यमियों को लियोनार्डो से यही सीखना चाहिए कि जल्दी सफल हो, जल्दी सीखो। लियोनार्डो का सामूहिक दृष्टिकोण भी आज के संसार में बहुत प्रासंगिक है। उसने अकेले काम नहीं किया था। उसके कार्यशाला में अलग अलग कौशल वाले लोग मिलकर काम करते थे। आज की सामूहिक नवाचार में लियोनार्डो का ये प्रतिमान बहुत उपयोगी है। लियोनार्डो ने जीवन भर सीखने की अवधारणा भी दी थी। 60 साल की उम्र में भी वो नई चीजें सीखता रहा था। आज के तीव्र गति से बदलते संसार में ये सबसे जरूरी कौशल है। आज जो तकनीक है, हो सकता है वो कल अप्रचलित हो जाए। लियोनार्डो की तरह निरंतर सीखते रहना ही सफलता का मंत्र है। लियोनार्डो की नैतिक चिंताएं भी आज बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसने अपने सैन्य आविष्कारों को अधूरा छोड़ दिया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनका दुरुपयोग हो। आज के एआई शोधकर्ताओं और तकनीशियनों को लियोनार्डो से यही सीखना चाहिए कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। लियोनार्डो का समग्र विश्व दृष्टिकोण आज की विशेषीकृत दुनिया में एक नया नजरिया देता है। जब हर क्षेत्र इतना विशेषीकृत हो गया है कि विशेषज्ञ सिर्फ अपने क्षेत्र की बात करते हैं, तो लियोनार्डो का दृष्टिकोण याद दिलाता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लियोनार्डो ने दिखाया कि साधारण इंसान भी असाधारण चीजें कर सकता है। वो कोई राजपरिवार से नहीं था, उसकी औपचारिक शिक्षा नहीं थी, वो अवैध संतान था, फिर भी वो इतिहास का सबसे बहुमुखी प्रतिभावन बना। आज हर व्यक्ति के पास लियोनार्डो बनने की संभावना है। इंटरनेट के ज़माने में ज्ञान सुलभ है, औजार उपलब्ध हैं, मंच हैं जहां आप अपनी रचनात्मकता दिखा सकते हैं। बस ज़रूरत है लियोनार्डो वाली जिज्ञासा, दृढ़ता और साहस की। लियोनार्डो का सबसे बड़ा संदेश ये है कि सवाल पूछते रहो। जो चीज़ें स्पष्ट लगती हैं उन पे भी संदेह करो। विभिन्न विषयों को मिलाकर नई चीज़ें बनाने की कोशिश करो। प्रकृति से सीखो, असफल होने से मत डरो और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी जिज्ञासा को कभी मरने मत दो। लियोनार्डो दा विंची केवल इतिहास का एक पात्र नहीं है, वो है एक प्रेरणा, एक मानसिकता, एक जीवन शैली। उसकी मृत्यु के 500 साल बाद भी वो हमारे बीच जिंदा है, हर उस व्यक्ति में जो सवाल पूछता है, जो सीखना चाहता है, जो नई चीजें बनाना चाहता है। दोस्तों, लियोनार्डो डा विंची की कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन उसका मैसेज अभी शुरू होता है। आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लियोनार्डो के उसी सपने को जी रहे हैं जहां नॉलेज सबके लिए एक्सेसिबल हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल किताबों से सीखा को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी इंस्पायरिंग बुक्स की कहानियां लाते रहेंगे। लियोनार्डो ने कहा था, लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट्स द माइंड। तो आइए हम भी अपनी सीखने की प्यास को कभी न मिटने दें। धन्यवाद।